इन बातों को नहीं सुनना चाहते थे, उसे सुनने के लिए जबलपुर के इस हॉल में और इस हॉल के बाहर भी खड़े होकर लोग सुन रहे हैं। यही बदलाव है। इसलिए यह अभी शुरुआत है। इसको किसी भी कीमत पे, कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, बड़े आदमी की हमारी संस्कृति में इज्जत करनी चाहिए। झूठ बोले तो मन से उतार देना चाहिए। डरिएगा मत। और यह भाव जब भी पैदा होगा, मंच पे बोलने वाले से आप ये उम्मीद रखें कि इससे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। इसलिए इस सिलसिले को जो आपने शुरू किया है, वोट डालने से पहले मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं बनिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये लोग, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, 20 साल तक उसी दुनिया में था, बहुत पास से 5 इलेक्शन देखे हैं। मैं जब भी कभी इसकी विवेचना करता हूं, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कोई किताब लिखूं, किताब लिखने का समय नहीं है। मैं ऐसे बोलता रहता हूं, यही किताब है मेरे लिए। जब भी इसकी सही पॉलिटिकल कमेंट्री होगी, अगर ईमानदार लोग होंगे, जो मुझे दिखते नहीं हैं, जिन्होंने 2014 में ईमानदारी से भारत की पत्रकारिता में किसी ने इसका विश्लेषण नहीं किया, इसलिए वो यहां आए थे टाई पहन करके। आप उनसे नाराज हो सकते हैं, उनको गाली दे सकते हैं कि उन्होंने आपको गुलाम बनाया, ये आपका राइट है। लेकिन उसी देश के सबसे बड़े अखबार ने 2014 की जीत के बारे में जो लिखा, हिंदुस्तान का घटिया से घटिया पेपर, जो बहुत सारे लोग अपने संगठनों के भी निकालते हैं, उनकी भी औकात नहीं थी कि सही बात लिखते हैं। इसलिए श्रेय देना चाहिए। मैंने कहा, ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा पेपर 2014 में जब ये रिजल्ट आया, तो उनके एडिटोरियल पेज पे ये विवेचना थी, 70 सालों में भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। आपके किसी पेपर ने लिखा, किसी टेलीविजन पे देखा? नहीं, चाटुकार दलाल हैं यहां एक से एक बड़ा। हम लिख देंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। इसने उनको अपनी औकात पे ला दिया है, वो बात ही नहीं करता है इनसे। माइक लेके कभी दीवार में सर मारते हैं, कभी कहीं सर मारते हैं, कभी बकरे की बाइट ले रहे हैं, कभी गाय की बाइट ले रहे हैं। ऐसा कर दिया है इनको। ये समझते थे कि यही किसी को बड़ा करेंगे। उसने संवाद की शैली स्थापित की। और ध्यान रखिएगा, जब ये मैं बात कहता हूं तो उसके इर्द गिर्द भी बड़े बड़े मक्कार हैं। एक ऐसे थे, ओहो हो, वो सुबह से कड़ी निंदा करते करते रात में सो जाते थे। ये दौर निंदा करने का नहीं है, जिंदा सुला देने का समय है। कड़ी निंदा से कुछ होने वाला नहीं है। ये निंदा करते करते आज 2011 का सेंसस बताता है, ये मेरा सेंसस नहीं है, और आपके ठेकेदारों को इसके बारे में आपको नहीं बताते। मैं डराना नहीं चाहता, ये भारत सरकार का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। 2011 का सेंसस खोल के देख लीजिएगा, गूगल पे जाकर के भारत सरकार की जनसंख्या आयोग की देख लीजिएगा। 2011 में भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप 2 से 3% रह गए हैं। मंच पे बैठ करके आप कुछ भी कहिए, हम इतने हैं, हम उतने हैं, और आप सच नहीं बोल रहे। इसलिए मेरी विनती आपसे है कि जो यहां आया है, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे, मेरे बालों से मेरी उम्र पर मत जाइएगा, ये धूप में हो गए हैं। आज भी भाई सच तो बोलो। कम से कम अगर किसी बात पे कन्विंस्ड हो, फिर कहता हूं, मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब तक 500 से ज्यादा भाषण मैं कह चुका हूं।
आप मुझ पे एकदम यकीन न करें। एक बार मैं जिन तथ्यों को रख रहा हूं उन तथ्यों को वेरीफाई करें और अपने आप से कहें कि आज अपने जीवन के जो 2-3 घंटे आपने मुझे दिए हैं, ये तभी मेरे लिए सार्थक होंगे जब मेरी किसी बात से चेक रीचेक करने के बाद आपको बात सही लगे। अपने आप से कहिएगा, हाथ जोड़ के इसलिए विनती कर रहा हूं कि मेरे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। आप यहां से जाएं, किसी संगठन के हैं या नहीं हैं, किसी पार्टी के हैं, किसी नेता के, किसी के भी आप हैं, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। 5 लोगों को, सिर्फ 5 लोगों को इस संचार क्रांति के दौर में कह रहा हूं, 5 लोगों को इस मंच से कहे हुए वो चीजें जो आपकी हत्या का कारण हैं, जिनके बारे में बोल रहा हूं, सिर्फ 5 लोगों को बता दीजिएगा, मेरी मुहिम मजबूत हो जाएगी। इसलिए ये हमने किया, हर राज्य में किया। हमें संविधान का बार बार बताया जाता है, संविधान, देश संविधान से चलेगा। हम कह रहे हैं भाई जैसा भी है चलो इसी से चलाओ, लेकिन ये देश संविधान से नहीं चल रहा। आपको लगता है चल रहा है? मैं तथ्यों में बात कह रहा हूं, मैं नेताजी की तरह भाषण नहीं दे रहा। 2013 में भी यह देश संविधान से नहीं चल रहा। यह देश पिछले 70 सालों में मक्कार जलील उठाए गिरे चोर जो पहुंच गए संसद में, उनके द्वारा कंप्रोमाइज होने के बाद अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है। उस पे 100% अमल हो रहा है, संविधान पे नहीं हो रहा। भारत सेकुलर है, 76 में कहा, लिखित में कहा, मान लिया। यह अजीबो गरीब किस्म का सेकुलरिज्म है। यह संविधान सेकुलर है, सबके लिए है, यह बताया जा रहा है। आर्टिकल 44 कहता है सब बराबर हैं, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। अगर यह सब है तो कितना ब्लिटेंट आपके सामने मक्कारी हो रही है, और आप पूछने नहीं चाहते, ना इधर से ना इधर से। अभी आएंगे लोग, आपके यहां आना शुरू हो जाएंगे, आएंगे पट्टा वट्टा डाल के, बताएंगे, काम बताएंगे हिंदुत्व के। हमने सड़क बनाई है, सड़क तुमने बनाई है, उसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व से लेना देना था तो धार में 15 साल पहले एक आदमी के, उस मुख्यमंत्री के छोटे से आदेश से सारा खेल बिगड़ गया है। अगर कोई मुख्यमंत्री आदेश देकर के किसी व्यवस्था को बदल सकता है तो 15 साल से तुम्हें किसने रोका था? तुम किसका हिसाब ले रहे हो? और आप उन्हें कुछ भी कहिए, आपके सामने पैरेलल मिसाल दे रहा हूं मैं, जो हमारी टीम के लोग कर रहे हैं। श्रृंगार गौरी का नाम सुना है आपने? बनारस में श्रृंगार गौरी में 4 एक साधारण से परिवार की महिलाएं, इसलिए कह रहा हूं जो आपके भाग में है वो आपको निश्चित मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और नहीं है तो आप 1 घंटे पहले भी आपसे छीन सकता है। मैं इस कारण से यहां हूं, अपनी मर्जी से नहीं हूं। यह रास्ता मैंने अपनी मर्जी से नहीं चुना है। यह सब कुछ जो हो रहा है, इतने सारे लोग, कहीं आरएसएन पटना में कल भाषण दे रहे थे, मैंने सुना है आज दिल्ली में देने वाले हैं। कोई पूछने वाला है? कोई पूछ रहा है? आरएसएन खुले में घूम रहे हो, ये पागल तुम्हें मारने वाले हैं। आरएसएन ने कहा जिस दिन जाएंगे जब वो बुलाएगा। ये सड़क पे उठाने वाले जिन्होंने 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बनाया, वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह के अलावा किसी पे यकीन नहीं रखते। हमने कब कहा किसी और पे यकीन करो? अल्लाह ने
तुम्हें ठीक ठाक भेजा था? अल्लाह को नहीं पता था कान यहां की जगह यहां लगा दें? अगर अल्लाह को तुम्हारा यकीन है तो अल्लाह ने जो भेजा था तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की? तुम अल्लाह को नहीं मानते, तुम मक्कार हो। हमें अल्लाह पे यकीन है, जैसा भेजा था वैसे ही चले जाते हैं। हमने एक ही गलती की, जो चीज आपने बनाई, आपने बंदर की तरह उनके हाथ में पकड़ा थी। और बंदर की प्रवृत्ति यह होती है कि उस तरह से गला भी काट लेता है। आपने कैंची कपड़ा काटने के लिए बनाई थी, उन्होंने उल्टी सीधी चीजें काट ली। वो अच्छे खासे हिंदू थे, आपने मुसलमान बनाया उनको। अब उसमें दूसरी उन्हीं की किताब में लिखा है, ये कहीं और नहीं लिखा है, कि वो फरमा रहे हैं उस किताब में जो आसमान से आई है, उसमें फरमाया गया है कि मैं तुम्हें इस जमीन पर भेज रहा हूं। ये जो ह्यूमन बीइंग है इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड। वो किताब फरमाती है तुम अखलुकुल मखलुकात हो, यानी यू आर द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड। लेकिन जमीन पे जाकर के, जमीन पे किस तरीके से तुम्हें रहना है, मेरे मैसेज को कैसे आगे बढ़ाना है, मैं तुम्हें इन हिदायतों के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ तुम्हें जमीन पे भेज रहा हूं। अगर तुम मेरी बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर उन लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि वो आदि आस्तीन का कुर्ता पहनेगा और 14 में आएगा। उसमें कहीं नहीं लिखा है, कोई नाम नहीं लिखा, उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन भेजा तो अल्लाह ने है। क्योंकि आप कहते हो कि उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तो ये कैसे आ सकता था? तो भेजा ना उन्हीं ने। तुमने उसकी बात नहीं सुनी 14 से 19 तक, वो नाराज हो गए, उन्होंने 17 में यूपी में भेज दिया। लेकिन मुझे अफसोस है मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं आया। यहां 60 गांठ वाला है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। बनारस की 4 साधारण से परिवार की महिलाओं ने, जिनके भाग में यह लिखा था, मैं कंपैरिजन खींच रहा हूं ताकि आपको बोध हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। 4 महिलाओं ने विष्णु शंकर से संपर्क साधा और कहा कि 2012 में अयोध्या में मंदिर जब पूरा गिर गया था, तो उस वक्त जब सरकार आई तो उस सरकार ने बनारस के श्रृंगार गौरी मंदिर पे पूजा पे रोक लगा दी थी ताकि कम्युनल हार्मनी न बिगड़े। बात खत्म हो गई। वो 92 की बात थी, बीच में कोई ऐसा माहौल नहीं बना। लेकिन 4 महिलाओं को कैसे ये भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ जिनका कोई राजनीतिक लेना देना नहीं, बहुत ही साधारण से परिवार की महिलाएं, बहुत ही सिंपल। वो विष्णु शंकर जैन से कहां मिली, कैसे मिली, और विष्णु शंकर जैन से कहा कि हमें श्रृंगार गौरी में पूजा करने का अधिकार दिला दीजिए। विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। पिटीशन जज साहब के पास गई। जज साहब ने तत्काल चिट्ठी लिखी और ऑर्डर पास किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इस आदेश के बारे में आपको क्या जवाब देना है।
कितनी चीजें ऐसे चली हैं जिसका एक एक मूवमेंट जानता हूं मैं, लेकिन उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहता कि वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में समाज को न पता हो, क्योंकि हम क्या करेंगे, उनका नाम ले लेके इतना बताएंगे कि दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। वो चीफ सेक्रेटरी उस आदेश को लेकर के उस बाबा के पास गया जो बाबा के कपड़ों में जेबी नहीं है, कोई काम पेंडिंग ही नहीं होता वहां। उनको आदेश दिया गया चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि ये हाई कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है। मैं उस भाव को बताना चाहता हूं। उस आदेश को पढ़ा तो चीफ सेक्रेटरी ने पूछा क्या कुछ लिखना है। उन्होंने आदेश के 4 टुकड़े किए और डिब्बे में फेंका और कहा कि एक मुख्यमंत्री ने 1992 में पूजा पे रोक लगा दी थी, मैं मुख्यमंत्री के नाते अभी हुक्म करता हूं कि पूजा जारी हो जाए। कामों को करने का तरीका होता है। ये 15 साल से जो ये घिसपिट हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के आदेश से धार का फैसला बदल सकता है, लेकिन ये नहीं करना है। ये भाईजान से ज्यादा मोहब्बत है आजकल हमको। हमसे चाहते हैं कि हम लड़ें, लेकिन दलाल लोगों ने, ठेकेदारों ने 4-4, 5-5 पिटीशन लगा रखी हैं कि हमारी पिटीशन के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन फैसला नहीं होना चाहिए कि उनके स्वार्थ में आज फैसला है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वार्थ अपने एजेंडे से ज्यादा बड़ा है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए आप जजों के पास जाते हैं, रात में जाते हैं जजों के पास और उनसे कहते हैं अभी फैसला मत दीजिए, आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनना चाहते हैं। 2013 का सनातनी हिंदू नहीं बनने देगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ है, उस फैसले को भी कुछ लोग रुकवा कर। हमारी पीड़ा सिर्फ एक तरफा नहीं है, शत्रु की नस नस से वाकिफ हैं। शत्रु आपको नहीं हरा सकता, शत्रु के साथ आपके लोगों ने समझौता कर लिया है, इसलिए निकिता और अंकिता मारी जाए। ये बात मेरी आपको ताज्जुब लगेगी, लेकिन कई साल बाद पता चलेगी। मैं नहीं होऊंगा आपके बीच में, इसलिए अपने जीते जी मुझे सिर्फ आप तक सही तथ्य बताना है, आप उसको जैसे इंटरप्रेट करें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी की विचारधारा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र से ऊपर कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा। और इस राष्ट्र में हर आदमी की जो रिक्शा चला रहा है उसकी भूमिका है। इस 10 साल के सफर को अगर मैं लिखूं तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे रात के 3-3 बजे उठ जाता हूं, इसलिए नहीं उठता, मैं बार बार उस भाव को देखता हूं कि एक आदमी अजमेर से ट्रक चला करके बंगाल जाता है, ट्रक ड्राइवर है, मालिक भी नहीं। किशनगढ़ की सभा में जब मुझे पता चला कि यह ट्रक ड्राइवर है और इसने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई है, तो कुछ मदादीश थे वहां जो खुद कुछ करते नहीं है। उन्होंने कहा यह मंच पे नहीं बैठेगा। मैंने कहा आप मंच से नीचे उतर जाएं, मैं टिकट से अपनी करके वापस चला जाऊंगा। इस मंच पे बैठेगा तो ये ड्राइवर ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। और मैं उसको जानता नहीं था, बाद में मुझे पता चला कि इसका नाम पप्पू लाल जाट है। जब उसने मुझसे मेरे पैर छुए तो काफी देर तक वो रोता रहा और बोला कि मैंने आपको योगदान के लिए हर महीना 30 रुपए भेजता हूं। उसके 30 रुपए करोड़ों की बात। थ्री व्हीलर वाला अगर उतर करके मेरी
शक्ल देख करके पैसे भी न मांगे और पैर पकड़ के रोने लगे, सोच उसकी समझ में आ गया, वो समझ रहा है कि वो हर दिन उससे आमना सामना उसका हो रहा है, लेकिन हमें ज्ञान प्रवचन से भटकाओ, ये लोग तो हमें नहीं जीने देंगे भाई, हमारी दुकान बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस देश में अगर संविधान सेकुलर है, कोई माई का लाल ठेकेदार ये बताए मुझे, राष्ट्रवादी सरकारें ये बताएं मुझे कि अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर है, धारा 44 है, तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर स्ट्रक्चर कमीशन क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है? कोई जवाब है इस बात का? अगर भारत एक मजहबी देश होता और भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र की होती, तब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जस्टिफाई थी, क्योंकि भारत का मजहब तय हो चुका है, तो बाकी मजहबों को नुकसान ना हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना सकते थे।